Hello everyone and welcome back to the ISC guide. This is part 2 of intelligence and ability. तो हम लोगों ने ऑलरेडी जो इंटेलिजेंस थ्योरीज वाला पार्ट है वो कवर कर लिया इससे पहले वाले वीडियो में. तो गो एंड वॉच दैट. ठीक है, अभी हम लोग करने जा रहे हैं मेजरिंग इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, वो सब अभी करने जा रहे हैं. छोटा सा पार्ट ही है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड पार्ट है. तो लेट्स क्विकली गेट डन विद दिस. ठीक है, मेजरिंग इंटेलिजेंस. तो आईक्यू जो चीज है उससे हम लोग बेसिकली इंटेलिजेंस को मेजर करते हैं. तो आईक्यू क्या है? इट इज द न्यूमेरिकल स्कोर इंडिकेटिंग अ पर्सन्स लेवल ऑफ इंटेलिजेंस. इसमें इंपॉर्टेंट चीज है बोलना, इट इज ए न्यूमेरिकल स्कोर. तो एवरेज आईक्यू क्या रहती है ये तुम्हें याद रखना इंपॉर्टेंट है बस. एवरेज आईक्यू हमारी होती है इन आवर वर्ल्ड 100. तो एन एवरेज पर्सन हैज एन आईक्यू ऑफ 100. अगर तुम्हारे 100 से ऊपर है दैट मींस यू आर अबव एवरेज आईक्यू. 130 से ऊपर है तो उन लोगों को गिफ्टेड इंडिविजुअल्स बोलते हैं. दैट मींस उनका बेसिकली आईक्यू बहुत हाई है. ओके, तो नेक्स्ट आता है मेंटल एज. इसकी सिर्फ डेफिनेशंस करना, वी हैव ऑलरेडी सीन इन द सिलेबस. तुम सिलेबस से ही रेफर करना. प्लीज कोई भी मेरे कमेंट्स में मत आना कि हमारी टीचर ने ये बोला है, ये बोला है, ये क्यों नहीं कवर किया भैया आपने. जितनी भी मैं चीजें करवा रहा हूँ तुम्हारा सिलेबस प्रॉपर 100% कंप्लीट हो रहा है इसमें. ओके, सिलेबस तुम जाके अब सिस्की की वेबसाइट पे देख लो. मैं ना बाहर से पढ़ा रहा हूँ ना ही कोई चीज छोड़ रहा हूँ. ओके, अगर तुम्हारी टीचर कुछ एक्स्ट्रा करवा रही है दैट मींस इट इज नॉट इन द सिलेबस एंड बोर्ड्स में नहीं आएगा. प्लीज टेल द टीचर टू रीचेक द सिलेबस. ओके, बट अगर तुम्हें पढ़ना है तो इट इज एब्सोल्युटली फाइन. तुम्हारा नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाने वाला. फिर नेक्स्ट आता है मेंटल एज और एमए. मेंटल एज इज बेसिकली जब तुम कोई आईक्यू टेस्ट देते हो उस पर तुम कैसा परफॉर्म करते हो. बेसिकली अगर कोई आईक्यू टेस्ट है उस पर पहले बिफोर सेंडिंग इट आउट टू द पब्लिक जो भी बंदे ने वो आईक्यू टेस्ट बनाया ना दे गिव इट टू लाइक थाउजेंड्स ऑफ पीपल. 5-10 हजार लोगों को देंगे एंड उसके हिसाब से दे मेक टेस्ट नॉर्म्स. ठीक है, टेस्ट नॉर्म्स ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखा भाई टेस्ट नॉर्म्स क्या होता है. बट बेसिकली टेस्ट नॉर्म्स में क्या करेंगे देन फिर वो की फॉर एग्जाम्पल जब एक 12 ईयर ओल्ड रहता है. ओके, कंसिडर की 10 क्वेश्चन है एक आईक्यू टेस्ट में. एक 12 ईयर ओल्ड कैन आंसर 3 ऑफ दोज क्वेश्चन और 24 ईयर ओल्ड कैन आंसर 6 ऑफ दोज क्वेश्चन. ऐसा कुछ है. ओके, तो टेस्ट नॉर्म ये हमारा ऑलरेडी बिल्ट है. ओके, देन वी आर सीइंग कि एवरेज स्कोर क्या हो गया 100 हो गया. उसके हिसाब से तुम्हारा मेंटल एज कैलकुलेट करता है. अगर फॉर एग्जांपल तुम ले लो कि यू आर गेटिंग 3 क्वेश्चंस राइट. तुम्हारा बायोलॉजिकल एज से अभी फर्क नहीं पड़ रहा. यू आर ओनली गेटिंग 3 क्वेश्चंस राइट. तो तुम्हारा मेंटल एज क्या हो गया 12 हो गया. इफ यू आर गेटिंग 6 क्वेश्चंस राइट एट दैट टाइम तुम्हारा मेंटल एज क्या हो गया 24 हो गया. ठीक है, सो दिस इज द लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग. लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शन. क्रोनोलॉजिकल एज इज बेसिकली योर बायोलॉजिकल एज जो तुम्हारा बर्थ से लेकर अभी तक है. दैट इज योर क्रोनोलॉजिकल एज. तो अभी इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला इज MA which is mental age upon chronological age which is CA multiplied by 100. ठीक है, तो अभी कंसिडर करो कि तुम्हारी एज इज अभी, इसका हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं. ठीक है, तुम्हारी क्रोनोलॉजिकल एज अभी इज मोस्ट लाइकली 17. ठीक है, 17, 18 या 16 ईयर ओल्ड. तुम्हारी क्रोनोलॉजिकल एज अभी 17. तुम्हारा मेंटल एज लेट्स से कि तुमने 6 क्वेश्चंस आंसर किए. ठीक है, तो तुम्हारा उस टाइम मेंटल एज क्या आ जाएगा 24. तो 24 अपॉन 17 क्या होता है? 24 अपॉन 17 इज 1.41. ठीक है, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 क्या हो जाएगा 141. तो तुम्हारी आईक्यू लेवल क्या आ जाएगी इधर? तुम्हारा आईक्यू आ जाएगा 141. बट लेट्स से कि तुमने सिर्फ 3 क्वेश्चन आंसर किए तो एट दैट टाइम क्या हो जाएगा 12 अपॉन 17 इंटू 100. ठीक है, इसमें तुम्हारी आईक्यू कितनी आ जाएगी 12 अपॉन 17 इज 0.70. तो इसमें तुम्हारी आईक्यू आ जाएगी 70. ठीक है, तो एज यू कैन सी क्रोनोलॉजिकल एज, मेंटल एज, ये सब हमने अप्लाई करके देख लिया. बट डोंट वरी, यू डू नॉट हैव न्यूमेरिकल्स. नो न्यूमेरिकल्स. तुम सिलेबस में पढ़ सकते हो, बड़े बड़े बोल्ड में देके रखा है. यू डू नॉट हैव न्यूमेरिकल्स. सिर्फ तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है. तुमसे फॉर्मूला पूछा जा सकता है. ओके, अब देखते हैं इंडिविजुअल टेस्ट क्या होता है. ओके, जब हम लोग इंटेलिजेंस टेस्ट कंसिडर करते हैं यू हैव 2 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट. एक होता है इंडिविजुअल टेस्ट एंड एक होता है ग्रुप टेस्ट. तो मैं सिलेबस में एक इंडिविजुअल टेस्ट देके रखा है विच इज कॉल्ड द वेस 3 वाइस 3 एंड एक ग्रुप टेस्ट देके रखा है विच इज द रेवेंस प्रोग्रेसिव मेट्राइसिस.
उन सबको हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं आफ्टर दिस, बट सबसे पहले समझ लेते हैं कि इंडिविजुअल टेस्ट क्या होता है। दीज आर बेसिकली इंटेलिजेंस टेस्ट एडमिनिस्ट्रेड टू वन पर्सन एट अ टाइम। इंडिविजुअल बेसिकली मीन्स एक बार में एक बंदे को ही दिया जा रहा है बाय अ ट्रेन्ड एग्जामिनर, बाय अ ट्रेन्ड प्रोफेशनल। ठीक है, तो इंडिविजुअल टेस्ट ये होता है। इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो 4 पॉइंट देके रखा है। डिटेल्ड असेसमेंट, तो बेसिकली जो एग्जामिनर रहता है, सिंस वन ऑन वन इनको एड्रेस कर पा रहा है, ठीक है, तो वन ऑन वन हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर हम लोगों ने देखा था केस स्टडीज, राइट, इफ यू रिमेंबर फ्रॉम यूनिट 2 केस स्टडीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो एक ही पर्सन में वो लोग इन डिटेल जाके उसको रिसर्च करते हैं, राइट। यहाँ पे भी सेम ही चीज हो रही है। तो दिस प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड असेसमेंट ऑन वन पर्सन कि एक बंदा कैसा एक टास्क को अप्रोच कर रहा है, ओके। देन यूजफुल फॉर एक्सट्रीम आईक्यू लेवल्स, तो अगर फॉर एग्जांपल तुम कंसिडर करो समबडी हु इज इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, वो भी हम आगे जाके देखेंगे। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज फॉर एग्जांपल उनका आईक्यू इज बिलो 50, ठीक है, तो उनको इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड लोग बोलते हैं। तो उन लोगों का आईक्यू लेवल्स अगर हमें मेजर करना है कि एग्जैक्ट कितना है, ताकि हम उनको बेटर हेल्प कर पाए, बेटर ट्रीटमेंट दे पाए, तो एट दैट टाइम हम लोग इंडिविजुअल टेस्ट यूज करेंगे, क्योंकि उनकी नीड्स अलग है। एन एवरेज पर्सन मे बी ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट वो दे सकता है कि, बट अगर कोई इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड पर्सन है, वो शायद ये सब चीज प्रॉपरली अंडरस्टैंड ना कर पाए, ठीक है, जो एक नॉर्मल आईक्यू टेस्ट से चाहिए रहेगी, तो मे बी ने नीड मोर हेल्प, ठीक है, दे नीड मोर हेल्प। तो वहां पे अगेन एक्सट्रीम आईक्यू लेवल्स के लिए, तो दिस इज फॉर इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड पीपल, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, एंड ऑल्सो गिफ्टेड पीपल। अगर वो फॉर एग्जाम्पल बहुत जल्दी कोई टास्क कंप्लीट कर पा रहे, ठीक है, तो उनके लिए भी थोड़ा होना चाहिए। तो दैट इज वाई वी ऑल्सो यूज इंडिविजुअल टेस्ट फॉर दैट। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबल एंड पर्सनलाइज टेस्टिंग, तो उनकी जैसी भी नीड्स रहेंगी बेसिकली इट सूट्स टू द नीड्स, सूट्स टू नीड्स। ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट में यूजुअली यू हैव टाइम लिमिट्स, यहाँ पे कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइम लिमिट रहता नहीं, यू हैव टाइम लिमिट्स फॉर स्पेसिफिक टास्क्स, हाँ, बट प्रॉपर पूरे टेस्ट में तुम्हें जितना भी टाइम लेना है तुम ले सकते हो, ओके, फॉर मोस्ट आइटम्स दैट वी विल सी आगे जाके। एंड लास्ट पॉइंट इज हेल्पफुल फॉर डायग्नोसिस एंड गाइडेंस, एज वी सॉ सिंस एक्सट्रीम आईक्यू लेवल वाले लोगों को हेल्प करता है, तो यहाँ पे भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में ये हेल्प करता है, ठीक है। ये मोस्ट लाइकली तुम्हें इतना डिटेल में नहीं पूछने वाले, तो इसके लिए मैंने 4 पॉइंट दे दिए। 7 मार्कर के लिए तो डेफिनेटली ये नहीं आ रहा, 4 मार्कर के लिए आ सकते हैं, इसके लिए 4 पॉइंट्स दे दिए। इसका लिमिटेशन क्या है, दिस इज एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। मैंने एक 4 मार्कर देखा था इन अ प्रीलिम, जहां पे उन लोगों ने पूछा था कि इंडिविजुअल टेस्ट आर एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, स्टिल दे आर यूज्ड, व्हाई, तो वहां पे तुम्हें ये सारे इंपॉर्टेंस की चीजें बतानी है, ओके। नाउ वी मूव ऑन टू द एक्चुअल टेस्ट, which is the Wechsler Adult Intelligence Scale 3 given by David Wechsler। ये इंपॉर्टेंट है, इसका पूरा फुल फॉर्म याद रखना, ठीक है। ये कब दी थी, इसका भी डेट है हमारे पास, इट वाज गिवन इन 1997। इसको मैं लिख देता हूँ इधर, 1997। इसका एम क्या है एग्जैक्ट मैंने इधर देके रखा है, टू मेजर वेरियस कॉग्निटिव फंक्शंस। ये कॉग्निटिव फंक्शंस में क्या इंक्लूडेड रहता है, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, वर्किंग मेमोरी, वर्किंग मेमोरी क्या होती है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी, हम लोगों ने 11th में देखा है। देन परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसेसिंग स्पीड, ठीक है। तो ये 4 चीजें फॉर एग्जांपल वो बेसिकली इवैल्यूएट करते हैं, एंड इन एंड हमारा मेन गोल क्या है, इट इज टू इवैल्यूएट आईक्यू, ये हमारा मेन गोल है। इसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अगर वो कभी मांगे तो यू हैव टू से इट इज एन इंडिविजुअल टेस्ट, इसमें 6 वर्बल टेस्ट होते हैं एंड 5 परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं, ठीक है। अभी हम लोग मेन देखते हैं इसका एडमिनिस्ट्रेशन या फिर इनका वर्बल टेस्ट का पार्ट क्या आता है एंड परफॉर्मेंस टेस्ट का पार्ट क्या आता है, ओके। तो वर्बल टेस्ट में यू कैन टेक अ वेरी सिंपल न्यूमोनिक विक सैड, ठीक है, तो उसी के हिसाब से अरेंज हुआ है। वोकैबुलरी इसमें क्या रहता है, बेसिकली एग्जामिनर होता है और एक एग्जामिनी होता है। एग्जामिनर इज द वन हु इज एडमिनिस्ट्रेटिंग द टेस्ट, द ट्रेन्ड प्रोफेशनल। एग्जामिनी इज जो पर्सन टेस्ट दे रहा है, ठीक है, उसको एग्जामिनी बोलते हैं। तो एग्जामिनी डिफाइंस 35 वर्ड्स, तो जो जो भी टेस्ट टेकर रहेगा वो 35 वर्ड्स देगा, और जो ये एग्जामिनर रहेगा, सॉरी एग्जामिनी रहेगा, वो 35 वर्ड्स को डिफाइन करेगा। इंफॉर्मेशन क्या रहता है, जो एग्जामिनर रहता है वो डिटेल्ड क्वेश्चंस पूछता है। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछा, एंड देन एग्जामिनी के आंसर के बेसिस पे वो लोग पता लगाते हैं कि इसको एक्चुअली ये समझा कि नहीं,
कि देयर कॉम्प्रीहेंशन, दैट इज व्हाट इज टेस्टेड हियर, कि इनको ये जो क्वेश्चन है कितना न्यूएंस में समझा, कितना डिटेल में समझा। नेक्स्ट आता है कॉम्प्रीहेंशन। नेक्स्ट आता है इन्फॉर्मेशन। बेसिकली क्या है, एग्जामिनीज जो रहते हैं दे आंसर जनरल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस। तो नॉर्मल जीके के क्वेश्चंस जो रहते हैं वो आंसर करते हैं एंड दे गो ऑन इंक्रीजिंग इन डिफिकल्टी। ठीक है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ये भी तुम्हारे बुक से लिया हुआ है, डोंट वेरी। कॉम्प्रीहेंशन, एग्जामिनीज आंसर डिटेल्ड क्वेश्चंस, कॉम्प्रीहेंशन इज बेस्ड ऑन द आंसर। तो बेसिकली जो एग्जामिनर रहेगा वो एक डिटेल्ड क्वेश्चन देगा, ठीक है, जिसमें बहुत सारे अलग अलग लेट्स से अलग अलग, एक तुम ले लो, तुम्हें स्टोरी बता दी पूरी, ठीक है, तो तुम्हें स्टोरी नरेट कर दी, बड़ा ऐसा स्टोरी टाइप क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड बड़ा वाला है, तुम्हें नरेट कर दिया एंड देन तुम कितना नुआंस वाला आंसर दे सकते हो या फिर कितना डिटेल में तुम आंसर दे सकते हो, उसके बेसिस पे पता लगता है कि तुम क्वेश्चन कितना अच्छे से समझो। ठीक है, देन आता है सिमिलैरिटीज। बेसिकली दो ऑब्जेक्ट देंगे एंड उनके बेसिस में बीच में सिमिलैरिटी कितनी है तुम्हें वो पता लगानी। ओके, देन वी हैव अरिथमेटिक, बेसिकली ये नॉर्मल नंबर प्रॉब्लम सॉल्व करना मेंटली। ठीक है, देन डिजिट स्पैन। डिजिट स्पैन क्या होगा, अगर मैं एग्जामिनर हूं तो मैं बोल रहा हूँ 17, 39, 48, 713, ऐसे करके अलग अलग नंबर्स बोले, देन जो एग्जामिनी रहता है वो ये वाले नंबर्स को वापस रिपीट करता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिजिट स्पैन। बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, यहाँ पे तुम अगर इसको एक बार पढ़ भी लोगे ना तुम्हें समझ जाएगा, ये चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ थोड़ा लेंदी है। देन वी हैव परफॉर्मेंस टेस्ट, इसके लिए वी हैव द न्यूमोनिक पीपी बोर्ड, ओके, या फिर P2 बोर्ड, जो भी तुम्हें चाहिए। पिक्चर कंप्लीशन, यहाँ पे एक पिक्चर देंगे उसमें एक मिसिंग पार्ट रहेगा एंड तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि मिसिंग पार्ट कौन सा है। ठीक है, देन पिक्चर अरेंजमेंट, तुम्हें बहुत सारी पिक्चर्स देंगे, यू हैव टू अरेंज देम इन अ वे दैट इट मेक्स अ सेंसिबल स्टोरी। ठीक है, देन आता है ब्लॉक डिजाइन, तुम्हें एक ऑलरेडी डिजाइन बना के देंगे वो आउट ऑफ लाइक रेड एंड व्हाइट ब्लॉक्स। ठीक है, एंड देन तुम्हें वही वाला जो डिजाइन है उसको एग्जैक्टली रेप्लिकेट करना है खुद के ब्लॉक से। ओके, देन वी हैव ऑब्जेक्ट असेंबली। तो अगर इसके लिए फॉर एग्जांपल तुम ले लो कि तुम्हें ऐसा कुछ डिजाइन देके रखा, ठीक है, तुम्हें ऐसा कुछ डिजाइन देके रखा है यहाँ पे बीच में एक, ये बहुत सिंपल है, इससे कॉम्प्लिकेटेड आता है, बट ऐसा रेड व्हाइट ब्लॉक्स का अरेंज करके रखा है एंड तुम्हें इसी को रिक्रिएट करना है आउट ऑफ योर ओन रेड एंड व्हाइट ब्लॉक्स। देन आता है ऑब्जेक्ट असेंबली। सब्जेक्ट पुट्स टुगेदर पजल पीसेस टू कंप्लीट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, बहुत सारे पजल पीसेस, यूजुअली 3D पजल पीसेस भी हो सकता है। ठीक है, वी हैव सीन दोस 3D पजल्स ना, तो वो भी हो सकता है एंड बेसिकली उनको मिला के एक ऑब्जेक्ट को असेंबल करना, तो इसके लिए हम लोग इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट असेंबली। देन वी हैव डिजिट सिंबल। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझने के लिए, बट एक बार ये एग्जांपल देखोगे तो तुम्हें समझ जाएगा। लेट्स टेक द नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5. So 1 is represented by a triangle, 2 is a circle, 3 is a square, 4 is a, I don't know, 4 is represented by E and 5 is represented by Z. ठीक है, अलग अलग सिंबल्स तुम्हें मिल गए। अभी अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये वाला जो नंबर है इसको मुझे बताओ लिख के, क्या तुम ये कर नहीं सकते? Z क्या है? 5 होता है, E क्या होता है? 4 होता है, सर्कल इज 2, ट्राइंगल इज 1 एंड जी वापस क्या होता है? 5 होता है। तो ये हम लोगों ने नंबर यहाँ पे डिकोड कर लिया, तो दिस इज एक्जैक्टली व्हाट डिजिट सिंबल इज। तो जो सब्जेक्ट रहता है उनको ऊपर एक की देते हैं, ठीक है, की वरना लेजेंड, तो ये तुम्हारी की हो गई। जो सब्जेक्ट रहता है दे कॉपी सिंबल्स पेयर्ड विद द नंबर्स विद इन अ गिवन टाइम। तो ये टाइम लिमिट वाला रहता है, ठीक है, दिस स्पेसिफिक थिंग एज अ टाइम लिमिट। तो ये तुम्हारे वर्बल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट हो गए। इसका आगे एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। दिस इज गिवन टू बिटवीन एजेस 16 एंड 89। इंडिविजुअल टेस्ट है एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड यूजुअल टाइमिंग, दिस इज एवरेज टाइमिंग। हाँ, अगर तुम्हें ज्यादा टाइम लेना है, इससे कम टाइम लेना है, दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली फाइन। यूजुअली 60 से 90 मिनट्स लगता है। इसका प्रोसेस क्या है, स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं एग्जामिनर से एंड जो एडमिनिस्ट्रेशन रहता है दैट इज डन इन अ फिक्स्ड ऑर्डर, जैसे पहले से डिसाइडेड है उसी ऑर्डर में किया जाता है, इसको इधर उधर रीअरेंज नहीं कर सकते। देन मटेरियल, इसमें क्या क्या चीजें यूज करते हैं, तो क्वेश्चन बुकलेट्स एज वी सॉ फॉर एग्जांपल इन द इंफॉर्मेशन वाला वर्बल टेस्ट, पिक्चर कार्ड्स रीअरेंजमेंट में हम लोगों ने देखा, ब्लॉक्स जैसे हम लोगों ने ये रिक्रिएशन वाले में देखा था, पजल पीसेस इन ऑब्जेक्ट असेंबली। ठीक है, एंड देन प्रिकॉशंस, इसमें प्रिकॉशंस क्या लेना है, द एग्जामिनर मस्ट मेंटेन प्रॉपर रैपो। रैपो क्या होता है, वी विल आल्सो सी इन यूनिट 8। बेसिकली रैपो रिफर्स टू द रिलेशनशिप between the therapist, the examiner, the psychologist, and the patient.
या फिर दो एग्जामिनी इन दिस केस, ठीक है। प्रॉपर टाइम लिमिट्स फॉलो करना एज वी सॉ इन डिजिट सिंबल, एंड उनका जो रिस्पॉन्सेस है, वर्बल एक्सप्रेशंस है, नॉन वर्बल क्यूज है, वो सब भी ढंग से रिकॉर्ड करना, ठीक है। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट रहती है ना एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्कोरिंग कैसे होती है, बेसिकली हर एक टेस्ट का एक रॉ स्कोर निकलता है, ठीक है। हर एक सब टेस्ट का एक रॉ स्कोर निकलेगा, तो वोकैबुलरी का एक रॉ स्कोर निकलेगा कि कितने सारे वर्ड्स वो डिफाइन कर पाया फॉर एग्जांपल, ठीक है। अभी उसके बाद हर सब टेस्ट का जो प्रॉपर ऊपर का मेजर वाला टेस्ट होता है, जैसे वर्बल टेस्ट वरना परफॉर्मेंस टेस्ट, उनका देन आईक्यू स्कोर कैलकुलेट होता है। तो वी फर्स्ट गेट द वर्बल स्केल आईक्यू एंड द परफॉर्मेंस स्केल आईक्यू, एंड देन इन दोनों को मिला के, वर्बल स्केल एंड परफॉर्मेंस स्केल आईक्यू को मिला के वी गेट द फुल स्केल आईक्यू, ठीक है। तो इसका स्कोरिंग ऐसे होता है, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। देन वी मूव ऑन टू रेवेंस प्रोग्रेसिव मेट्राइसिस। रेवेंस प्रोग्रेसिव मेट्राइसिस क्या होता है, दिस वाज गिवन बाय जॉन रेवन, ठीक है। ये मैंने प्रॉपरली इसको इसके हिसाब से अरेंज नहीं किया है बाय डेट, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा फ्लो इज ज्यादा इंपॉर्टेंट। दिस वाज गिवन इन 1938, क्योंकि ठीक है, दिस वाज गिवन इन 1938। इसका एम इज टू मेजर अ पर्सन्स एबिलिटी टू ऑब्जर्व पैटर्न्स, ये पैटर्न बेस्ड बहुत रहता है, वील सी एन एग्जांपल यहाँ पे, अंडरस्टैंड रिलेशनशिप्स बिटवीन थिंग्स एंड कंप्लीट विजुअल एनालॉजीज विदाउट डिपेंडिंग ऑन लैंग्वेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, विदाउट डिपेंडिंग ऑन लैंग्वेज। सिंस ये लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं करता, दिस इज कोई भी लैंग्वेज नहीं रहती, दिस इज ओनली बेस्ड ऑन पिक्चर्स, ठीक है। पिक्चर्स तो सारे कोई भी कल्चर में जाए, इट इज ऑलवेज द सेम, ठीक है। अगर तुम अगर नॉर्थ इंडिया से हो, साउथ इंडिया से हो, ईस्ट इंडिया से हो, ये वाली चीज तुम सेम ही वे में अंडरस्टैंड करोगे, सिंस यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज यूज नहीं हो रही है, ठीक है। अभी तो मैं लैंग्वेज यूज करूँ, बट जब तुम एक्चुअल टेस्ट दोगे वहां पे कोई ऑफकोर्स लैंग्वेज यूज नहीं होगी। इसके लिए हम लोग इसको बोलते हैं कल्चर फेयर टेस्ट, सिंस इसमें कोई भी लैंग्वेज यूज नहीं होता, एंड दिस इज ए ग्रुप टेस्ट, ठीक है। तो अभी यू टेल मी कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह इनमें से कौन सा ब्लॉक आएगा, ए बी सी या डी, ठीक है। तो अभी आई होप पॉज द वीडियो, अपना आंसर आ गया होगा आई होप। 1 है, 2 है, 3 है, नंबर ऑफ लाइन्स, ठीक है। 1 2 एंड 3 है, तो अगर हम लोग इसको देख रहे हैं तो एक क्लॉकवाइज में इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे इधर 0 लाइन्स आनी चाहिए या फिर 4 लाइन्स आनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 2 लाइन्स आ रही है क्या इधर, नहीं। अगर 2 लाइन्स आती, सिंस यहाँ 2 है यहाँ 2 है, तो यहाँ पे भी 3 या फिर यहाँ पे भी 1 होना चाहिए था, ठीक है। तो ये तो नहीं है, इसमें 4 लाइन्स है, इसमें 4 लाइन्स है, एंड इसमें भी 4 लाइन्स है, तो ये तो नहीं था, हमने एक एलिमिनेट कर दिया। देन हम लोग देखते हैं पोजीशन, लाइंस किधर है, इट इज ऑलवेज ऑन द आउटर मोस्ट कॉर्नर, यहाँ पे भी आउटर मोस्ट कॉर्नर, यहाँ पे भी आउटर मोस्ट कॉर्नर, यहाँ पे भी आउटर मोस्ट कॉर्नर, तो यहाँ पे भी इस कॉर्नर में आना चाहिए। इस कॉर्नर में सिर्फ एक ही है, तो बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, द आंसर हैज टू बी सी, ठीक है। तो हमें पता लग गया कि यहाँ पे एक्चुअली आने वाला है हमारा सी। तो दिस इज बेसिकली रेवेंस प्रोग्रेसिव मेट्राइसिस में तुम्हें कैसे मिलेंगे, एंड जैसा ये था, ये तो बहुत इजी था, इससे भी डिफिकल्ट होते जाते हैं फिर एज द टेस्ट गोस ऑन। इसका एडमिनिस्ट्रेशन में यू हैव टू राइट द 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रेसिव मेट्राइसिस, ओके। एंड इनमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या तुम्हें याद रखना, सबसे पहले कौन से एज ग्रुप ये वाले टेस्ट ले सकता है, फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ देम तुम्हें डिफरेंशिएशन भी पूछेंगे, तो उसके हिसाब से ये देके रखा है। तो 6 ईयर्स टू अडल्टहुड ये लोग इसको दे सकते हैं। सब्जेक्ट शोन मेट्राइसिस जैसे हम लोगों ने देखा था, उसको एक मेट्राइस बोलता है या फिर एक मैट्रिक्स बोलता है, टू सॉल्व इन इंक्रीजिंग डिफिकल्टी, एज आई सेड। इसमें 5 सेट्स होते हैं, ए टू ई विद 12 आइटम्स ईच, तो ABCD होता है विद 12 आइटम्स ईच। तो इसमें टोटल आइटम्स कितने होते हैं, वी हैव अ टोटल ऑफ 60 आइटम्स, सिंस 5 into 12 is 60। देन आइटम्स आर ब्लैक एंड व्हाइट, ये कलर्ड नहीं रहते, दीज आर ब्लैक एंड व्हाइट, एंड ये जनरल असेसमेंट के लिए यूज होता है विद जनरल पीपल। अगर तुम्हें लगता है कि किसी का IQ एवरेज है, तो तुम उनके लिए ये यूज करोगे, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मेट्राइसिस वरना दी SPM। द नेक्स्ट वन वी हैव इज द कलर्ड प्रोग्रेसिव मेट्राइसिस, इसको हम लोग CPM भी बोलते हैं। तो दिस इज एडमिनिस्टर्ड टू यंग चिल्ड्रन, द एल्डरली, वरना पीपल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, ठीक है। तो इसमें होता है सेट्स A एंड B, तो ये जो सेट A एंड B रहता है, दिस इज फ्रॉम SPM, ठीक है। ये किससे लेते हैं हम लोग, SPM। इसमें जो एक एक्स्ट्रा सेट रहता है दैट इज कॉल्ड AB, इसमें हर एक में वापस 12 आइटम्स होते हैं, तो इसमें टोटल आइटम्स कितने हो गए, 36 आइटम्स होते हैं इसमें। मोस्ट आइटम्स इसमें कलर्ड होते हैं, बट बी में, सिर्फ बी में सबसे पहले हम लोग ए देते हैं, देन ए बी देते हैं, एंड देन लास्ट में बी देते हैं इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो ए एंड ए बी के सारे आइटम्स कलर्ड रहते हैं, बी में स्टार्टिंग के सारे कलर्ड रहते हैं, बट बी में लास्ट में एक्चुअली थोड़े
जो मेट्रिक्स रहते हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट रहते हैं। वाई? अगर फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोफेशनल है, कोई भी साइकोलॉजिस्ट है जो ये टेस्ट ले रहा है, उसको स्टार्टिंग में लगा कि दिस पर्सन नीड सीपीएम, ठीक है, तो उसने सीपीएम एडमिनिस्टर किया, तो सीपीएम दे रहा था। लेट्स से कोई कोई यंग चाइल्ड है, बट लेट्स से कि वो यंग चाइल्ड एक प्रोडिजी निकला, लाइक शेल्डन और समथिंग, ठीक है, तो एक प्रोडिजी निकला। तो वो जो प्रोफेशनल था उसने ए बी एंड बी पे परफॉर्मेंस देखा एंड उसने बेसिकली ये कंक्लूड किया कि इसको हम लोगों को स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मेट्राइसिस देना चाहिए, ठीक है। इफ दैट इज द केस, तो एक ट्रांजिशन पॉइंट वहां पे सेटअप होना चाहिए, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू हैव दैट ट्रांजिशन पॉइंट फ्रॉम कंप्लीटली कलर्ड टू ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस, बी के लास्ट में वी हैव ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस, ज्यादा नहीं रहते, मे बी लाइक 3 4 5, तो ब्लैक एंड व्हाइट रहता है, ठीक है। एंड दिस इज यूज्ड फॉर पीपल हु माइट फाइंड एसपीएम टू डिफिकल्ट। तो ये कौन डिटरमाइन करता है कि एसपीएम डिफिकल्ट रहेगा कि नहीं? दिस इज डिटरमाइंड बाय द ट्रेन्ड प्रोफेशनल हु इज टेकिंग द एग्जाम। नेक्स्ट वी हैव एडवांस्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। एडवांस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस क्या है? एपीएम। दिस इज यूज्ड फॉर एडोलेसेंट्स एंड एडल्ट्स जिनको द ट्रेन्ड प्रोफेशनल थिंक्स कि इनका इंटेलिजेंस इज अबव एवरेज। तो कोई ले लो समबडी विद अ पीएचडी, तो इनका मोस्ट लाइकली इंटेलिजेंस इज अबव एवरेज, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट है वरना एग्जाम में नहीं है, दे सॉल्व मोर कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस देन नॉर्मल। इसमें दो सेट होता है, सेट 1 एंड सेट 2। सेट 1 हैज 12 आइटम्स, सेट 2 हैज 36 आइटम्स, इसमें टोटल आता है हमारे 48 आइटम्स, ठीक है। इसमें आइटम्स सारे ब्लैक एंड व्हाइट ही होता है। इसका स्कोरिंग कैसे होता है? स्कोरिंग इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ करेक्ट ऑप्शंस एंड द टेस्टिंग नॉर्म्स, जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, जो ऑलरेडी उन्होंने नॉर्म्स एस्टैब्लिश करके रखे उसके बेसिस पे होता है, ठीक है। सो दोस वर द प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। नेक्स्ट आता है लेवल्स ऑफ इंटेलिजेंस। नाउ इसमें तुम्हें सिलेबस में ही लिखा हुआ है तुम्हें कितने कितने पॉइंट याद करके जाने हैं, तो दिस कैन कम फॉर 7 मार्क्स। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट लाइकली 5 मार्क्स के तुम्हें सेक्शन सी में दे सकते हैं, बट मैंने मोस्ट पेपर्स में नहीं देखा क्योंकि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। नाउ दीज पॉइंट्स में ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं तुम्हें स्क्रीन पे देके रखा है, ओके, स्क्रीन पे दोनों देके रखे हैं। पॉज कर लो वीडियो, कहीं पे लिख लो, क्योंकि ये बहुत इजी टू अंडरस्टैंड। तुम्हें इनमें मेन क्या याद रखना है? मेन तुम्हें इनके आईक्यू लेवल्स याद रखना, ठीक है। आईक्यू लेवल्स याद रखो इनके मेन दोनों इसमें, ठीक है। इनका 35 to 49, 20 to 34, बिलो 20, एंड इनके लेवल्स को क्या बोलते हैं, तो प्रोफाउंड, सिवियर, मॉडरेट, तुम्हें ये सब याद रखना, ओके। तुम अगर ये सब याद रख लोगे, इनके पॉइंट्स फिर तुम अंदर ही पढ़ लो, क्योंकि बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, मुझे इसमें कुछ समझाने का ज्यादा है नहीं। It learns quickly and understands complex ideas easily. High reasoning and problem solving. There is nothing for me to actually make you understand. एक बार read करोगे, you will understand this. ठीक है? Moving on, we have emotional intelligence now. इसका definition is the ability to understand, manage and express one's own emotions. ठीक है? खुद को अंडरस्टैंड करना, खुद के इमोशंस को ढंग से अंडरस्टैंड करना, मैनेज करना, एक्सप्रेस करना, एंड डूइंग इट हेल्दीली, ठीक है। one's own emotions, या फिर यहाँ पे तुम हेल्दीली यूज कर सकते हो, ठीक है, या फिर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अप्रोप्रिएटली देके रखे, ठीक है, एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू दैट ऑफ अदर्स। तो अगर तुम हेल्दी इमोशंस बेसिकली उनके साथ डील कर पा रहे हो, इफ यू आर फीलिंग वेरी सैड, तुम उनको ढंग से डील करो इंस्टेड ऑफ सप्रेसिंग इट, दैट मीन्स तुम्हारा इमोशनल इंटेलिजेंस हाई है। एंड एट द सेम टाइम तुम दूसरे लोग के भी इमोशंस को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, दैट मीन्स तुम्हारा इमोशनल इंटेलिजेंस हाई है, ओके। तो इसको कैसे हम लोग मेजर करते हैं? इट इज मेजर्ड यूजिंग EQ और इमोशनल क्वोशंट। दिस इज बेसिकली अ न्यूमेरिकल मेजर, न्यूमेरिकल लिखना भूल गया था, अ न्यूमेरिकल मेजर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिन तुम्हें करना है, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बोला है तो 5 करता है। सेल्फ अवेयरनेस, जो भी ये पर्सन रहता है जिसका इमोशनल इंटेलिजेंस हाई रहता है, दे अंडरस्टैंड देयर ओन इमोशंस एंड हाउ इट इन्फ्लुएंसेस देम। तो लेट्स से कि जो उनका वो काम पे जाता है, ठीक है, whoever this person is, वो काम पे जाता है, उनका बॉस ने बहुत चिल्लाया उन पे, तो when he comes back home या फिर when she comes back home, तो अपने स्पाउस पे नहीं चिल्लाना, अपने बच्चों पे नहीं चिल्लाना। दे अंडरस्टैंड कि जो उनका फ्रस्ट्रेशन है दैट इज टुवर्ड्स देयर वर्क, टुवर्ड्स देयर बॉस, तो नॉट टेकिंग इट आउट ऑन देयर चिल्ड्रन और देयर स्पाउस। सो दैट इज सेल्फ अवेयरनेस। दे नो कि उनका इमोशंस उनको अभी नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो दे आर व्हाट दे आर डूइंग इज, फॉर एग्जांपल, अपने स्पाउस के पास जा सकते हैं, बोल सकते हैं कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, फील वेरी बैड, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सेल्फ रेगुलेशन, यहाँ पे एट द सेम टाइम नॉट गेटिंग एंग्री, इवन दो उनको बहुत इरिटेशन हो रहा है, बहुत गुस्सा हो रहा है, दे आर स्टिल नॉट शाउटिंग, ठीक है।
whether it be the wife, whether it be the husband, they are still not shouting on their spouse, they are still not shouting on their children. ठीक है, तो वो सेल्फ रेगुलेशन हो गया. दे कैन कंट्रोल देयर ओन इम्पल्सेस, देयर ओन इमोशंस, एंड स्ट्रेस के अंदर भी वो लोग काम रह पाता है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ रेगुलेशन. देन आते हैं मोटिवेशन. ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. दे आर बेसिकली गोल ओरिएंटेड एंड ऑप्टिमिस्टिक. ठीक है, कि अच्छा चलो कुछ भी आए मेरे सामने मैं करके ही रहूंगा. ठीक है, दीज आर इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल. की अरे मैंने फॉर एग्जाम्पल जिम जा रहा था, अरे एक दिन मिस हो गया, अब क्या मतलब है, नहीं जाऊंगा. ठीक है, तो वो क्या हो गया, वहां पे डीमोटिवेट हो गया वो. तो ऐसे वो डीमोटिवेट नहीं होते. ठीक है, इट्स फाइन, मुझे पतला होना है, आई एम वेरी ड्रिवन टूवर्ड्स दैट गोल, तो मैं पतला होकर रहूंगा. सो दैट इज मोटिवेशन. Then we have empathy. Empathy is, we all know what empathy is. It is basically the ability to understand other people's emotions and also respect them. ठीक है, ये बहुत लोग भूल जाते हैं, बट इट इज सिर्फ अंडरस्टैंड नहीं करना. हाँ, आई अंडरस्टैंड यूर फीलिंग सैड, बट उसको रिस्पेक्ट भी करना रहता है. दैट इज एम्पैथी. एंड सोशल स्किल्स. सोशल स्किल्स इज बेसिकली सोशल सिचुएशंस में लोगों के साथ ढंग से इंटरैक्ट कर पाना. राइट, कोई अगर लीडर है तो अपने जो ग्रुप है उसके अंदर ही जो भी फाइट्स है, जो भी मसले, उनको ढंग से सॉल्व कर पाना. ठीक है, सो दैट इज सोशल स्किल्स. कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी रहती है बेसिकली इनकी. नाउ वी मूव ऑन टू द फाइनल 3 पार्ट्स. बहुत इजी. एप्टीट्यूड. एप्टीट्यूड क्या होता है? दिस इज द नेचुरल और acquired potential to do a task. ठीक है, दिस इज द पोटेंशियल. लेट्स से कि कोई सेकेंड स्टैंडर्ड में बच्चा है, ठीक है, दैट पर्सन इज वेरी गुड एट मैथ. तो ऐसा पॉसिबल है कि वो आगे जाके फिजिक्स में भी अच्छा हो. ठीक है, ऐसा पॉसिबल है. सेकेंड स्टैंडर्ड में तो उनको फिजिक्स नहीं पढ़ा रहे, बट इट इज पॉसिबल कि आगे जाके वो फिजिक्स में अच्छा हो. ठीक है, एट द सेम टाइम अगर तुम ले लो कि हम लोग 10th में जब फिजिक्स पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, या फिर एनी अदर सब्जेक्ट, कॉमर्स पढ़ रहे थे, तो तुम अगर कॉमर्स लिए थे उस टाइम 10th में, एंड एट दैट टाइम यू फिगर्ड आउट कि तुम कॉमर्स में बहुत अच्छे हो. ठीक है, तो मे बी तुम आगे जाके कॉमर्स लोगे. ठीक है, तुम्हें आगे नहीं पता सीए कितना डिफिकल्ट है. ऑफकोर्स इस लेवल पे मे बी तुमने 10th में अकाउंटिंग नहीं किया होगा, यू डू नॉट नो व्हाट अकाउंटिंग इज, बट आगे जाके तुम्हें पता चलेगा. सो दैट इज योर पोटेंशियल टू बी एबल टू सक्सीड इन अ टास्क. दैट इज योर एप्टीट्यूड. इसका यूज क्या होता है? एजुकेशनल गाइडेंस. एज आई सेड, 10th में तुमने कॉमर्स में अच्छा किया, तो आगे जाके यू कैन ऑल्सो टेक अप कॉमर्स एंड 12th. क्या हो गया? दिस इज एजुकेशनल गाइडेंस. देन वी हैव करियर गाइडेंस. तुमने 10th में कॉमर्स अच्छा किया, तुमने 12th में कॉमर्स अच्छा किया, तो मे बी तुम 12th के बाद सीए के लिए जा सकते हो. देन वी हैव सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट. फॉर एग्जाम्पल कंसिडर दी एसएटी. ठीक है, स्टैंडर्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है इसका फुल फॉर्म. एसएटी इज यूज्ड फॉर यूएस यूनिवर्सिटीज में प्लेसमेंट के लिए. ठीक है, तो एसएटी यूज करते हैं, उसके उसमें जितना स्कोर आता है उसके हिसाब से यू गेट द यूनिवर्सिटीज. देन वी हैव आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, कि तुम किस चीज में अच्छे हो. अगर तुम 10th साइंस में ही तुम अगर बहुत वीक हो, तो तुम 12th साइंस में तो ऑफकोर्स उससे भी ज्यादा वीक रहोगे. तो दैट इज यू आइडेंटिफाइंग योर वीकनेस. अगर तुम 10th में ही साइकोलॉजी में अच्छे थे एंड अभी भी अच्छे हो, दैट मीन्स कि वो तुम्हारा एक स्ट्रेंथ हो गया. ठीक है, तो यूजेस तुम अपने मन से भी बना सकते हो, इतना ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए इसमें. अब आते हैं एक और चीज, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी. दिस वाज मेड बाय द यूएस एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज इन 1947. ठीक है, इंडिपेंडेंस ईयर हमारा 1947. एक एक करके इनको समझते जाते हैं कि बेसिकली इनमें कवर क्या होता है. ठीक है, वेन एवर यू आर गिविंग एग्जाम्पल्स फॉर द गैडबी, व्हाट आई वांट यू टू रिमेंबर इज कि ये यूएस एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज ने बनाया फॉर एम्प्लॉयमेंट ओनली. ठीक है, तो बेसिकली जब भी तुम इनका एग्जांपल्स दे रहे हो, यू हैव टू गिव इट इन रिलेशन टू अ स्पेसिफिक जॉब. ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट वन. जीएलए का तुम कुछ प्रॉपर जॉब से रिलेटेड नहीं दे सकते. जीएलए क्या होता है? इट बेसिकली इज द एबिलिटी ऑफ पर्सन टू लर्न, रीजन एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, एंड जल्दी करना उसको. ठीक है, तो बेसिकली द पीपल हाई ऑन जनरल लर्निंग एबिलिटी कैन लर्न एंड ग्रास्प न्यू टॉपिक्स क्विकली. ठीक है, उसका मैं कीवर्ड्स लिख देता हूँ, ग्रास्प न्यू टॉपिक्स क्विकली. ठीक है, ये तुम्हारा इसका कीवर्ड होगा. तो इसका एग्जांपल तुम कुछ भी दे सकते हो. एनी पर्सन जो कोई चीज जल्दी से वहां पे लर्न कर पा रहा है, या फिर उसके साथ वो डील कर पा रहा है. कोई मशीनरी है तो ढंग से जल्दी से उसको पकड़ पा रहा है कि अच्छा मशीनरी है, ऐसे यूज करनी है. ठीक है, तो उसका मतलब है कि जीएलए उस पर्सन में हाई है. देन वी हैव वर्बल एप्टीट्यूड. ये अगेन सब सेम. हम लोगों ने जो वर्बल एबिलिटी देखी थी, वो वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस देखा था, सब सेम है इसमें. ठीक है, इसमें सेम कीवर्ड्स तुम अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, तो
दिस विल बी आवर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिटन एंड स्पोकन वर्ड्स. ठीक है, रिटन एंड स्पोकन वर्ड्स. इसका तुम अगेन जॉब से रिलेटेड एग्जांपल तो क्या हो गया, लॉयर, ओरेटर. ठीक है, वी हैव लॉयर्स एंड देन वी हैव ओरेटर्स. और भी कुछ लिख सकते हो तुम, राइटर्स. ठीक है, देन वी हैव न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड. तो ये क्या हो गया, अगेन नंबर से ज्यादा अच्छे से इफेक्टिवली डील करना, इफेक्टिवली डीलिंग विथ नंबर्स. ठीक है, विथ नंबर्स. इसमें तुम ले लो मैथमेटिशियंस एंड अकाउंटेंट्स. देन स्पेशल एबिलिटी, अगेन हमारा फेवरेट कीवर्ड यहाँ पे आता है, मेंटली मैनिपुलेट, ट्रांसफॉर्म एंड विजुअलाइज ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, वी ऑलरेडी नो दिस. तो यहाँ पे भी अगेन वो सेम चीज आ जाएगी. इसका एग्जांपल तुम ले लो ग्राफिक डिजाइनर्स एंड आर्किटेक्ट्स. ठीक है, ग्राफिक डिजाइनर्स. इसमें तुम इंटीरियर डिजाइनर्स भी ले सकते हो. ठीक है, ग्राफिक डिजाइनर्स एंड आर्किटेक्ट्स, उनको भी अगर तुम फॉर एग्जांपल कोई कैनवा पे डिजाइन बनाई है, यू ऑल्सो हैव टू मूव थिंग्स अराउंड ना, वहाँ पे एलिमेंट्स मूव अराउंड करने पड़ते हैं वो सब, तो वहाँ पे भी स्पेशल एबिलिटी चाहिए रहती है. फॉर्म परसेप्शन. फॉर्म परसेप्शन इज क्या होता है, यहाँ से थोड़ा अलग चीजें चालू होती है. फॉर्म परसेप्शन इज आवर एबिलिटी टू परसीव एंड आइडेंटिफाई विजुअल फॉर्म्स एंड पैटर्न्स. आइडेंटिफाई विजुअल फॉर्म्स, फॉर्म वर्ड देकर रखा, तुम सेम यूज कर सकते हो. आइडेंटिफाई विजुअल फॉर्म्स एंड पैटर्न्स. तो अगर फॉर एग्जांपल तुम ले लो कि एक वॉलपेपर, ठीक है, वॉलपेपर पे अलग अलग फ्लावर की डिजाइन है, तो वो वाला ढंग से अगर तुम देख रहे हो एंड उसमें तुम अलग अलग चीजें देख रहे हो कि फॉर एग्जांपल एक फ्लावर पे सिर्फ 4 पेटल है, एक फ्लावर पे 5 पेटल्स, एज वी सॉ बिफोर. ठीक है, तो वो फॉर्म परसेप्शन में आता है. तो अगेन यहाँ पे यू कैन टेक क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर्स, यू कैन टेक ग्राफिक डिजाइनर्स टू. नेक्स्ट वी हैव क्लेरिकल परसेप्शन. क्लेरिक्स क्या होता है, जैसे प्यून्स व्यून्स रहते हैं, तो क्लेरिक्स तुम वैसे करके याद करो. दिस इज द एबिलिटी टू नोटिस सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस एंड एरर्स इन डेटा. ठीक है, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस एंड एरर्स इन डेटा. ठीक है, तो ये किन लोगों में हाई रहता है, फॉर एग्जांपल ले लो टाइपिस्ट. ठीक है, वन और क्लरिकल जॉब्स जैसे फॉर एग्जांपल बुक कीपर्स. ठीक है, जैसे लाइब्रेरीज में होता है ना, उनको भी बार बार जल्दी जल्दी सब एंटर करना पड़ता है, डिटेल्स, ऑथर, बुक नेम वगैरह. तो बुक कीपर्स एंड टाइपिस्ट हो गए. देन वी हैव मोटर कोऑर्डिनेशन. ठीक है, मोटर कोऑर्डिनेशन क्या होता है, दिस इज बेसिकली आवर एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट आर लिम्स, जो भी हमारे आर्म्स, लेग्स हुआ, एंड आर आईज. ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन ऑफ लिम्स एंड आईज. या फिर अगर तुम बेसिकली हैंड आई कोऑर्डिनेशन जैसे हम लोग बोलते हैं ना, वो है कोऑर्डिनेशन ऑफ लिम्स एंड साइड. तो ये किन लोगों में हाई रहता है, फॉर एग्जांपल ले लो ड्राइवर्स. ठीक है, उनको रोड देख के चलाना रहता है. यू कैन ऑल्सो टेक फॉर एग्जांपल एन एथलीट, जैसे क्रिकेटर्स को बॉल देख के मारनी रहती है. ठीक है, देन वी हैव फिंगर डेक्सटेरिटी. दिस इज एबिलिटी टू मैनिपुलेट स्मॉल ऑब्जेक्ट्स. मैनिपुलेशन ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, सिंस फिंगर से हम लोग छोटी छोटी चीजों को मैनिपुलेट कर सकते हैं. राइट, मैनिपुलेशन ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स. तो अगर तुम देख लो कोई म्यूजिशियन या फिर अगेन टाइपिस्ट, उनको भी कीबोर्ड चलाना पड़ता है ना, क्योंकि. तो ये हमारे एग्जांपल्स हो गए. देन अप नेक्स्ट वी हैव मैनुअल डेक्सटेरिटी. दिस इज द लास्ट वन. मैनुअल डेक्सटेरिटी क्या हो जाती है, दिस इज आवर एबिलिटी टू मूव आवर लिम्स स्किलफुली. ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं है, बट जो हमारे लिम्स हैं उनको ही हम लोग ढंग से मूव कर पा रहे हैं. मूव लिम्स स्किलफुली. तो ये अगेन कारपेंटर्स, ड्राइवर्स, एथलीट्स, ये सब में आ जाता है. तो तुम बहुत सारे एग्जांपल्स अगर तुम सोचोगे ना, आ जाएंगे तुम्हें. इतना डिफिकल्ट नहीं है ये. ओके, देन वी मूव ऑन टू द फाइनल 2 टॉपिक्स, जो बहुत ज्यादा इजी है. अचीवमेंट टेस्ट सबसे पहले. इट मेजर्स करेंट नॉलेज. इसका मेन कीवर्ड है करेंट नॉलेज, स्किल्स एंड लर्निंग. तो अभी तुम्हें कितना पता है, सिर्फ उतना फर्क पड़ता है अचीवमेंट टेस्ट में. तो अगर हम लोग कोई नॉर्मल एग्जाम एग्जाम देने जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजी का एग्जाम, मैथ एग्जाम, इंग्लिश एग्जाम, तो क्या करता है, हमारा करेंट नॉलेज एट द टाइम ऑफ गिविंग द टेस्ट वो ही असेस कर रहा है. ठीक है, तो वो एग्जैक्टली इधर आ जाता है, एकेडमिक प्रोग्रेस हमारा कितना हुआ है उसको मेजर कर. ठीक है, देन आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. अगेन यहाँ पे हम लोग ये यूज कर सकते हैं. कैसे, अगर फॉर एग्जाम्पल तुम पढ़ के जा रहे हो, तुम्हें तब भी साइंस में अच्छा नहीं आ रहा है, दैट मीन साइंस तो टोटली तुम्हारे लिए नहीं है. ठीक है,
देन वी हैव ग्रेडिंग एंड प्रमोशन। हम लोग 10th का एग्जाम देते हैं, दैट इज अचीवमेंट टेस्ट, राइट? हम लोग क्योंकि पढ़ के ले जाते हैं उसके लिए। अभी भी तुम 12th के एग्जाम के लिए पढ़ ही रहे हो, ठीक है? तो ग्रेडिंग एंड प्रमोशन में भी हेल्प करता है। देन वी हैव इवैल्यूएटिंग टीचर इफेक्टिवनेस। अगर कोई, लेट्स से सी डिवीजन, बी डिवीजन एंड ए डिवीजन, ए डिवीजन में सबके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं एज ऑलवेज, सी डिवीजन में सब लोगों के मार्क्स बहुत गंदे आ रहे हैं। ओनली डिफरेंस बिटवीन देम इज द टीचर्स। ओके, लेट्स से कि उनके सारे टीचर्स अच्छे हैं, सिर्फ एक सब्जेक्ट बायोलॉजी का जो टीचर है वो उनको ढंग से पढ़ा नहीं पा रहे। ओके, तो ये क्या होगी, टीचर इफेक्टिवनेस हमें पता चल रही है, वो ढंग से पढ़ा नहीं रहे, इसके लिए मार्क्स कमा रहे। सो इट इज अनदर पॉसिबल वे। सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे नहीं करना चाहिए, बट इट इज अनदर पॉसिबल वे, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। द लास्ट टॉपिक वी हैव इज इंटरेस्ट। बहुत ईजी है। अब दिस बेसिकली इज अ पर्सन्स लाइकिंग और प्रेफरेंस, उन्हें पसंद क्या है, उनका इंटरेस्ट किस चीज में है, ठीक है? डायरेक्ट डायरेक्ट है समझना। वाई शुड वी मेजर इंटरेस्ट, लेकिन किसी चीज में, तो अगेन एजुकेशनल गाइडेंस, अगर किसी पर्सन का कॉमर्स में इंटरेस्ट है, उनका न्यूरो साइंस में इंटरेस्ट है, उनका साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो वही वाले सब्जेक्ट्स वो आगे जाके ले रहे हैं, ठीक है? करियर गाइडेंस अगेन, अच्छा तुम्हें लेट्स से मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, ठीक है, मैथमेटिशियन बन जाओ, तो करियर गाइडेंस हो गया। तो ये मोटिवेशन भी इंप्रूव करता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर डूइंग साइंस और तुम्हें साइंस बिल्कुल नहीं पसंद, ठीक है? मोस्ट मेरे जितने भी दोस्त थे जेई वेई जो दे रहे थे, मोस्ट ऐसी थी, उनको जेई में कुछ इंटरेस्ट नहीं था, बट पेरेंटल प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर की वजह से जाके वो लोग ले लेते हैं जेई नीट वगैरह। ओके, तो ये क्या करता है, इफ दे वर डूइंग इंस्टेड समथिंग दैट दे रियली लाइक, लेट्स से उनको ऑथर बनना था, तो दे स्टार्ट राइटिंग, दे डू इंग्लिश, तो उनका मोटिवेशन टुवर्ड्स स्टडीज, टुवर्ड्स एकेडमिक्स ऑफ कोर्स ज्यादा रहता। एंड रिड्यूसिंग रॉन्ग चॉइसेस, अगेन उन लोगों को राइटर बनना चाहिए था, इवन दो दे रोट वेल, even though they could do other things really well, they still went for JEE, they still went for NEET, CA बन गए जाके, when they should have become some finance में कुछ काम करना चाहिए था, they should have become an investment banker or something, but still वो accountancy में चले गए, राइट? तो ऐसे ये सब रॉन्ग चॉइसेस को रिड्यूस करने में भी इंटरेस्ट को मेजर करने से हमारी हेल्प होती है, ठीक है? ये बहुत, मतलब तुम चैप्टर देखोगे ना, मोस्ट चीजें तुम अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, सिर्फ जो थोड़े कीवर्ड्स है वो मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। जितने भी नोट्स हैं स्क्रीन पे और जो हमने देखे हुए, ऑल हैव बीन अपलोडेड टू द गूगल ड्राइव, तो तुम वहां से जाके इनको एक्सेस कर सकते हो फॉर एब्सोल्युटली फ्री। अगेन प्लीज स्टे ट्यून्ड, आई विल लॉन्च द आईएससी साइकोलॉजी हैंडबुक सून, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू, आई प्रॉमिस। उसमें इतनी सारी चीजें हैं, आई हैव स्पेंट अ लॉन्ग टाइम वर्किंग ऑन इट, एंड इट विल बूस्ट योर प्रेप टू अ लेवल कि तुम्हें 90 प्लस तो कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है? तो stay tuned for that video, it will be out soon. All the best if you have an exam tomorrow. Any doubts, reach out to me on Instagram at the ISC guide, वहां पे follow करना मत भूलना, and do not forget to join the WhatsApp channel for the notes, ठीक है? check the description of the WhatsApp channel of the notes, and WhatsApp channel का link is in the YouTube description, ठीक है? So all the best again for your exams, and bye bye.